हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ओके होंगे। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित व भाषा के संदर्भ में। ठीक है, यानी जो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट का पेपर है, इसमें आपकी यूनिट 4 है और उसका ये टॉपिक है। आप देखिए, इसको समझिए, यहाँ से अपना नोट्स कंप्लीट करिए। देखिए, इसमें सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं वो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? पाठ्यक्रम नियोजकों हेतु अधिगम संबंधी कुछ सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, अधिगम के बारे में जानेंगे हम लोग। और पाठ्यक्रम बनाने वालों ने क्या इसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को क्रिएट किया है। पाठ्यक्रम विकास में मनोविज्ञान का योगदान क्या है। विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षा की समस्याएं। ठीक है, बहुत समस्याएं स्टूडेंट को होती है, उस विषय पे बात करेंगे। द्विभाषी शिक्षण क्या होता है, ठीक है, उसकी सिफारिशें क्या है वो हम लोग बात करेंगे। चिकित्सा जगत में विज्ञान की भूमिका को समझाइए। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके आज के। इसमें पहला क्वेश्चन है, अधिगम किस प्रकार की प्रक्रिया है? पाठ्यक्रम नियोजकों हेतु अधिगम संबंधी कुछ सुझाव प्रस्तुत कीजिए। देखिए, हम लोग बात करते हैं। देखिए, अधिगम अधिगम के विभिन्न सिद्धांत, परिस्थितियों, उपागमों, उपयुक्त सामग्री आदि की विभिन्नता पर आधारित प्रयोगों के परिणाम है। ठीक है, फिर भी मनोवैज्ञानिकों में अधिगम प्रक्रिया से संबंधित सामान्य तत्व के बारे में प्रायः सहमति देखने को मिलती है। अतः पाठ्यक्रम नियोजकों द्वारा तथा शिक्षकों के लिए अधिगम सिद्धांतों की बारीकी में जानने की अपेक्षा इसके सामान्य तत्व पर ही ध्यान केंद्रित रखना अधिक उपयोगी होता है। यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करते हुए मतलब बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चों को ध्यान में रखे हुए उसका पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। विभिन्न मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर अधिगम संबंधी जिन तथ्यों की पुष्टि हो चुकी है उनमें से प्रमुख निम्न है। देखिए कौन कौन से। अधिगम निरंतर रूप से जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, पहला पॉइंट है, ये सभी जानते हैं। अधिगम शिक्षार्थी की परिपक्वता से संबंधित होता है। मतलब अधिगम से क्या होता है, जो शिक्षार्थी स्टूडेंट होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं, होना चाहिए ऐसा। अधिगम बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास की दिशाओं से प्रभावित होना चाहिए। अधिगम अधिक प्रभावित तब होता है जब बालकों को उसके लक्ष्य स्पष्ट हो। मतलब बच्चों को पहले पता होना चाहिए कि वो क्यों सीख रहे हैं, तो वो ज़्यादा स्थायी होता है। अधिगम के लिए मुक्त वातावरण सहायक होता है। तो फ्री वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तत्काल पुनर्बलन अधिगम की गति को बढ़ाता है, जबकि पुनर्बलन का अभाव अधिगम में बाधा। मतलब जैसे ही बच्चे कुछ बताते हैं, पुनर्बलन का मतलब होता है कि अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं और बच्चे अगर आंसर दे रहे हैं तो उसका बच्चों को आप शाबाश या वेरी गुड, एक्सीलेंट, उत्तम, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करके उन्हें बाद में बिठाना चाहिए। आगे देखिए, अब है पाठ्यक्रम नियोजन के लिए अधिगम संबंधी कुछ सुझाव दिए गए हैं। यहाँ पे आप इसको इन सुझावों को पढ़ लिए। पाठ्यक्रम का सहसंबंध बालक की प्रकृति एवं जीवन की वास्तविकता से होना चाहिए। ठीक है, पहला सुझाव है, विद्यालय में प्रदान किया जाने वाला अनुभव बालकों की स्वाभाविक क्रियाओं एवं अभिरुचियों पर आधारित होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में क्रिया द्वारा सीखना अर्थात करके सीखने को महत्व दिया जाना चाहिए। ये सुझाव है। क्वेश्चन देखिए, दूसरा है आपका, पाठ्यक्रम विकास में मनोविज्ञान का योगदान। अब मनोविज्ञान का योगदान क्या होता है पाठ्यक्रम के विकास में। ठीक है, तो मनोविज्ञान के विकास के कारण विगत दशकों में शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत कार्य हुआ। बुद्धि के क्षेत्र में स्पीयरमैन से लेकर हैब तक ने अनेकों प्रयोग किए हैं, जिनके निष्कर्षों ने पाठ्यक्रम को केवल अंतर्वस्तु के चयन की दृष्टि से नहीं बल्कि उसके अन्य पक्षों को भी प्रभावित किया है। इसी प्रकार योग्यता, अभिरुचि, अभिव्यक्ति, निष्पत्ति, कौशल, क्षमता, समाजमिति आदि के क्षेत्रों में भी अध्ययनों का भी पाठ्यक्रम पर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, फ्रायड, कैटल, लेविन, आलपोर्ट, यहाँ से आपके जो इन्होंने कहा उसके बारे में लिखा है, इसको आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, लिथित एवं वाइट के नेतृत्व और सामाजिक वातावरण के क्षेत्र का अध्ययन किया गया। इसी प्रकार लेविन और उसके सहायक अधिगमकर्ताओं ने समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में यह निष्कर्ष निकाला है कि विभिन्न प्रकार के नेतृत्व प्रजातांत्रिक, अधिनायकवादी तथा व्यवहारवादी विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार के व्यवहार विकसित करते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये सिलेबस का ही सभी क्या होता है, पाठ्यक्रम यानी करिकुलम का ही एक इफेक्ट होता है। वो इस तरीके से बच्चों में जो क्षमता होती है या जो स्किल होते हैं वो डेवलप करते हैं। अधिगम के बारे में लगभग यही स्थिति है कि अब तो ये माने जाने लगा है कि अधिगम का अर्थ व्यवहार में परिवर्तन होता है। मतलब अधिगम से क्या होता है, कोई कार्य हम लोग सीखें
तो उसमें क्या होता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन आया तथा पाठ्यक्रम का उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। पाठ्यक्रम का ये उद्देश्य होता है कि जो जो व्यक्ति से सीख रहा है, जो इसे पढ़ रहा है, उसके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से आप इस तरीके से नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विद्यालय शिक्षा में गणित शिक्षा की समझ। गणित की शिक्षा मतलब गणित में बच्चों को बड़ी समस्याएं आती हैं, तो समस्या देखिए। पहला पॉइंट है, अधिकतर बच्चों ने गणित संबंधी धर्म में असफलता की भावना होती, मतलब अधिकतर बच्चों में लिखा है, बच्चे पहले से ही सोचते हैं कि गणित बहुत टफ है, इसमें मतलब ये प्री लोडेड प्लानिंग होती है, पहले से ही उनके अंदर ये भावना विकसित होती है। वर्तमान पाठ्यक्रम इस समस्या को हल नहीं कर सकता है। ठीक है, ये इन्हें किसी प्रकार से गुणी नहीं बनाता, साथ साथ में ये गणित की शिक्षा का आनंद योग्य नहीं ले, मतलब कि मतलब ये समस्या है कि अगर देखा जाए तो इस प्रकार से अगर बच्चों के अंदर क्या होता है, ऐसी बातें उनके मन में रहती हैं कि गणित बहुत कठिन है, इसे नहीं सीखा जा सकता है, तो वो बच्चों में मतलब वो अच्छा गुण नहीं होता है, इससे बच्चे गुणी नहीं होते हैं, साथ साथ वो गणित की शिक्षा का आनंद भी नहीं ले पाते हैं। समस्या है, वैसे मूल्यांकन के तरीके यांत्रिक होते हैं, रटने पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, ये भी एक समस्या है, क्योंकि बच्चे इसे रटते हैं, समझ में बात नहीं आती, वो रटने की कोशिश करते हैं। अध्यापकों में आत्मविश्वास, तैयारी एवं समर्थन की कमी होती है, अगर ट्रेन टीचर नहीं है तो वो ठीक से बच्चों को ही समस्या क्रिएट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, द्विभाषी शिक्षण की सिफारिशें बताइए। द्विभाषा शिक्षण यानी सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग क्या होती है, देखिए समझिए। दूसरी भाषा पढ़ाने वाले अध्यापकों में मौलिक शिक्षण, निपुणता एवं कक्षा प्रबंधन की कमी होती है। विद्यार्थियों की वास्तव में कल्पनाशील एवं खोजपूर्ण बनाने में सफल रहते हैं। अध्यापक के पूर्व सेवा प्रशिक्षण में त्रुटि रह जाती है, मतलब पहले से ट्रेनिंग ठीक से नहीं लेता है, बच्चों को उचित तरीके से पढ़ने एवं सीखने योग्य नहीं बनाया जा सकता है, अगर देखा जाए तो। पाठ्यपुस्तकें दोषपूर्ण होती हैं एवं वे सीखने वालों की इस दिशा में अधिक सहायता नहीं कर पाती हैं। लाभ से वंचित बच्चे अध्यापक द्वारा स्वीकृति महसूस नहीं करते हैं, मतलब जो बच्चों को लाभ नहीं मिल पाता है तो वो अध्यापक के लिए कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं अपने आप को। रिकमेंडेशन सिफारिशें क्या हैं, देखिए यहाँ से पहली सिफारिश लिखी है, आप यहाँ से नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद में सेकेंड है, बच्चों को अतिरिक्त पाठ्य सामग्री को पढ़ने के लिए कहा जाना चाहिए, ये कविताएं, कहानियाँ इत्यादि पढ़ सकते हैं। पहला भी देख लेते हैं क्या होता है। बच्चों को अपने जीवन के अनुभवों को लिखने के लिए कहा जाना चाहिए, फिर उन्हें कक्षा में पढ़ने के लिए कहा जाना चाहिए। ठीक है, ये रियल फैक्ट हैं, इनसे क्या होता है, बच्चे किसी भी विषय में रुचि मतलब लेंगे, रुचि उनके अंदर उत्पन्न हो जाएगी और उनके अंदर जो विकृतियाँ उनके माइंड में चल रही हैं वो दूर हो जाएंगी। चिकित्सा जगत में विज्ञान की भूमिका को समझाइए। ठीक है, या विज्ञान की क्या भूमिका है आप सभी जानते हैं इस तरीके से। देखिए यहाँ से आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, अन्य छात्रों को भी विज्ञान शिक्षण संग्राम में स्वास्थ्य रक्षा, प्राथमिक चिकित्सा ने फर्स्ट एड तथा छोटे मोटे इलाज के लिए अत्यधिक सहायक होता है, जो विज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त उपचार से सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब कि अगर देखा जाए तो उपचार से ज़्यादा आपकी सुरक्षा वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपके स्वास्थ्य के प्रति। इस तरीके से आप इसको, प्राणायाम भी एक विज्ञान है जो हमारे शरीर में बीमारियों को आने से रोक देता है। यदि प्रत्येक छात्र के लिए प्राणायाम आरंभ से ही अनिवार्य कर दिया जाए तो वो कभी बीमारी नहीं पड़ेगा और अपना जीवन कैसा आराम से व्यतीत करेगा, अपनी पढ़ाई में ठीक से मन लगाएगा। विज्ञान अनुभव के निरंतर नए क्षेत्रों को समझते हुए ज्ञान का विकसित होना आवश्यक है। ठीक है, और वैज्ञानिक तरीकों को सर्वश्रेष्ठ तरीका माना जाता है। तो इस तरीके से आपके आज के 5 क्वेश्चन थे जो आपने पढ़े। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। किसी प्रकार की मोटिवेशन वीडियो चाहिए तो मैंने इस वीडियो के लिंक में 2-3 वीडियो का आपको जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो प्रोवाइड किया है, आप वहाँ से मोटिवेशनल वीडियो भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो।